Okay, class 8. Let's study further with your SST lecture. Let's start your chapter number 2. Okay, so the chapter's name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. देखिए, अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पर सुनने के लिए, समझने के लिए क्या होता है, कैसे होता है। कुछ एक एज के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें ये पढ़ना चाहिए था। तो अभी टाइम है, फोकस ऑन दिस, ताकि आप कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमारी धरती के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में समझ सकें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कवर होगा वो है अब लैंड। हम पढ़ेंगे सबसे पहले लैंड के बारे में, फिर उसके बाद सॉइल के बारे में, और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो लेट्स डिस्कस लैंड। लैंड किस किस चीज के काम में आती है? कंस्ट्रक्शन, लैंड के ऊपर ही तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। लिविंग, हमारे रहने के काम में आती है, ठीक है। वेजिटेशन, मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, जो भी सब चीजें हैं वो क्रॉप्स के काम में आती हैं, ठीक है। एनिमल्स के काम में आती हैं। वाटर रिटेन करने के काम में आती है। जमीन नहीं होगी तो वाटर रुकेगा कहाँ? पानी हमें मिलेगा कहाँ से? समुद्र कहाँ से अपनी जगह बनाएगा, ठीक है। तो लैंड हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना हमारी लिविंग पॉसिबल ही नहीं थी। अगर लैंड नहीं होती तो हम ना अपने घर बना पाते, ना रह पाते, ना खड़े हो पाते। कितना मुश्किल होता अगर लैंड नहीं होती तो, और शायद लैंड होती ही नहीं तो हम भी नहीं होते। तो हर चीज जो भी हमारी नेचर ने हमें दी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उसका पूरा तरीके से ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, लैंड बहुत सारे यूजफुल चीज़ों में हमें हेल्प करती है, जैसे कि क्रॉप्स उगाना, वेजिटेशन करना। क्रॉप्स कहाँ उगती हैं? जमीन पर। जमीन में क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखिए, लैंड हमेशा मिट्टी की फॉर्म में अवेलेबल हो जरूरी नहीं, लैंड पर कई बार आइस भी होती है, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल में हमारे लिए लैंड क्या है? आइस ही हमारे लिए लैंड है, ठीक है। ठीक है। माउंट, अब देखिए लैंड को हमने लैंड फॉर्म्स में डिवाइड किया है और ये हमारे 3 टाइप्स के लैंड फॉर्म्स हैं। मतलब कौन किस किस तरह से जमीन, भूमि हमारे लिए उपलब्ध है धरती पर, हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज माउंटेन्स। अब देखिए, हमारे यहाँ पर तो हम समतल जगहों पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर क्या है? घर पहाड़ों पर ही हुआ करते हैं, ठीक है। अगर आप में से कभी कोई मसूरी गया हो तो वो टोटल पूरा शहर ही पहाड़ पर बसा हुआ है। काफी ऊंचाई पर जाकर के बादलों में ऐसा लगता है जैसे हम बादलों में हों। उस तरह से एक माउंटेन भी हमारे लिए लैंड का वर्क करती है। वहां पर भी हम जनजीवन बना सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, वहां पर वेजिटेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, वहां पर अपने पानी को भी वहां पर सिक्योर करके, सुरक्षित करके, कंजर्व करके रख सकते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है? माउंटेन से एक लैंड की फॉर्म बन जाती है। सेकेंड है हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यूज जो होते हैं वो उन्हें हिंदी में बोलते हैं पठार।
पठार जो होती है वो एक टेबल टॉप टाइप हिस्सा होता है। देखिए माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं, ये हमारे हो गए माउंटेन्स, ठीक है। ये तो हमारे हो गए माउंटेन्स, ठीक है। अब प्लेट्यू किस टाइप से होता है? प्लेट्यू देखिए ये जैसे एक समतल जगह है, यहाँ पर कोई पहाड़ है, ठीक है, ये यहाँ तक गया और फिर यहाँ पर ये समतल जगह है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? प्लेट्यू। और ये हमारे क्या है? माउंटेन्स, ठीक है। मतलब एक ऊंचाई लिए हुए फिर एक समतल जगह, वो होती है हमारी प्लेट्यू। इसे हम टेबल टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये एक टेबल टाइप स्ट्रक्चर की तरह होता है, जैसे कि पहले तो थोड़ा सा उठाव होता है, ऊंचाई होती है और उसके बाद एक प्लेन सरफेस होता है, तो इस तरह से ये प्लेट्यू कहलाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ लैंड हमारी है प्लेन्स। प्लेन्स जो होते हैं वो सिंपल मैदान होते हैं, सिंपल जगहें होती हैं सीधे, जो जहाँ पर हम नॉर्मली रहते हैं और अपना क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, ये होती है हमारी प्लेन्स। सीधे सीधे जो भी लैंड की वो स्ट्रक्चर जो बिल्कुल समतल है, प्लेन है, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्लेन, ठीक है। माउंटेन समझ में आ गया, पहाड़ों की बात हो रही है। प्लेट्यू मतलब टेबल टाइप स्ट्रक्चर, पहले उठाव और फिर समतल होता है, ठीक है। और प्लेन्स होते हैं हमारे समतल जगहें जहां पर हम रहते हैं। अब जैसे टॉप में क्या है? प्लेन्स है, माउंटेन्स भी हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, लेकिन वहां पर हम रहते नहीं है, ठीक है। माउंटेन्स में रहने वाली जगह होती है वो जहां पर सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, वहीं पर ही अपनी सारी जनजीवन को बसाना पड़ता है। तो ये तीन हमारी लैंड फॉर्म्स हो गई। अब हम देखेंगे कि लैंड का यूज क्या है। देखिए इंडिया में जो हमारी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से अब हम देखेंगे कितना % किस चीज में जाता है, ठीक है। अब देखिए लैंड यूज इन इंडिया। फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरेस्ट हमारे पूरे इंडिया में जितनी भी अर्थ है, जमीन है, जो भी हमें लैंड मिली हुई है, उसमें से कितना एरिया हमारा फॉरेस्ट है? 18.11% था, पूरी लैंड का 18.11% था 1960s में, ठीक है। उसके बाद 22 पॉइंट समथिंग कर लिया हमने 2001-3 में, ठीक है, 22.5, 2002-3 में 22.5% कर लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी हमारा कम से कम 33% हिस्सा अभी लैंड से कवर होना चाहिए टू have the maximum utilization of resources of land of water। देखिए जब 33% हमारा एरिया फॉरेस्ट से कवर होगा तो यहाँ पर बारिश और बाकी सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी जब हम 33% एरिया को फॉरेस्ट से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम बहुत दूर हैं, अब पता नहीं कितना हो गया है, लेकिन जितना भी है 33% से तो कम ही होगा क्योंकि फॉरेस्ट लगातार कटते जा रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया जो होता है वो होता है वो एरिया जिस पे हम खेती करते हैं, जिसपे हम फसल उगाते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का नेट जोन एरिया है 32%। पूरी दुनिया में जितनी भी लैंड गिवन है उसमें से 32% पे क्या होती है? फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, खाने पीने के सामान उगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए
इंडिया में जो पूरी लैंड अवेलेबल है उसमें से 22.5% तो हमारा फॉरेस्ट है और 46% हमारा क्या है, खेती के लिए है। 46% पे हम लोग खेती करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा देश पूरा फार्मर्स पर डिपेंड है। फार्मर्स के अंडर में ये है, हम सब ये सब चीजें ये कौन करता है, फार्मर्स करते हैं। खेती कौन करता है, फार्मर्स करते हैं। ठीक है, तो नेट सोन एरिया जो है वो 46% है और ये जो नेट सोन एरिया होता है ये हमारी एक्चुअली एग्रीकल्चरल लैंड होती है। क्या कहलाती है ये, एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब खेती के लिए, फसलों के लिए काम में ली जाने वाली एरिया। ठीक है, नेक्स्ट सी, बैरन और वेस्ट लैंड। अब देखिए, बैरन मीन्स बंजर। बंजर जो भूमि होती है, बंजर जो जमीन होती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है, वहां पर ना तो कोई खेती होती है ना ही वहां पर कोई और काम होता है, या तो उसे कंस्ट्रक्शन के काम में ले लिया जाता है या फिर वो ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती है। अगर वो शहरों से या गांव से बहुत दूर है तो वहां कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहेगी, इसलिए हमने उसे वेस्ट लैंड बोला है। बैरन मीन्स बंजर, बंजर या वेस्ट लैंड। वो कैसी होती है, वहां की जो सॉइल होती है वो बहुत रॉकी होती है, उसमें पत्थर ज्यादा होते हैं, मिट्टी कम पत्थर ज्यादा, और उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं। न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तभी वो क्या होती है, सॉइल बिल्कुल गंदी होती है, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती, उसमें कोई भी क्रॉप अगर आप उगाना भी चाहोगे तो वो भी नहीं उगेगी। वहां पर क्या होता है, सिर्फ ऐसे पेड़ होते हैं जो उस तरह के क्लाइमेट को झेल सकते हैं, जहां पानी ना मिले, जैसे कि कैक्टस हो गया और बम्बूल हो गया, ये सारी इस टाइप के पेड़ वहां पर उग जाते हैं। या फिर अगर बहुत ही ज्यादा बंजर होती है तो वहां कुछ भी नहीं उगता है। ठीक है, थर्ड है हमारा एरिया अंडर नॉन कन्वेंशनल यूज, सॉरी फोर्थ है हमारा एरिया अंडर नॉन कन्वेंशनल यूज। अब देखिए, नॉन कन्वेंशनल मतलब ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो वाला एरिया जहां पर हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं या फिर फैक्ट्रीज बना रहे हैं या इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। अब ये वाला एरिया क्या होता है, लोगों के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि देखिए लोग बढ़ेंगे तो उनके रहने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए तो फिर क्या करता है, हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो जंगल का एरिया तो हो जाएगा कम और ये एरिया अंडर नॉन कन्वेंशनल यूज हो जाएगा ज्यादा। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, 98% या फिर उससे भी ज्यादा 98+% जो चाइना का, सॉरी चेन्नई का जो धरती है वो सारी इसी यूज में है। वहां ना कोई खेती हो रही है, ना ही कोई बंजर जमीन खाली पड़ी है, वहां हर चीज फुल खचाखच भर चुकी है। 98% प्लस एरिया जो है वो नॉन कन्वेंशनल, मतलब आप चेन्नई में घुसते ही सिटी को ही देखेंगे और चेन्नई में खत्म होते भी चेन्नई पूरा सिटी के तौर पे ही दिखाई देगा। मतलब वहां पर कोई भी वेस्टलैंड या फिर क्रॉप एरिया कुछ भी नहीं है, सारे में बिल्डिंग्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज और हर चीज में ये सब चीजें भरी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स। परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो घास चरते हैं, उनके लिए होती है ये लैंड। यहाँ पर क्या है, सिर्फ मीलों मीलों दूर तक सिर्फ घास ही घास होती है और छोटे मोटे पेड़ होते हैं।
सॉरी तो क्या होता है, हम जब इस वाले जमीन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सारे कैटल्स के लिए ग्रास ही ग्रास होती है और कुछ नहीं होता, वो कहलाती है ग्रेजिंग लैंड, मतलब चरने के लिए जमीन। जो जानवर होते हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए, जो भी उनको ग्रेजिंग कहते हैं, जिसे वो चरते हैं, उसके लिए जो जमीन होती है वो कहलाती है हमारी ग्रेजिंग लैंड। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड सोर्सेज, द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब हम भूमि की रक्षा कर कैसे सकते हैं, हम कैसे उसे बचाएं? सबसे पहले तो अफॉरेस्टेशन, सबसे पहले क्या करना है, जंगलों की क्वांटिटी बढ़ानी है, जंगलों में पेड़ों की क्वांटिटी बढ़ानी है, और ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना है। ऐसे नहीं कि गाय भैंस बकरी सब कुछ चर गई, नहीं, ध्यान रखना है कि ओवर ग्रेजिंग ना हो, ओवर ग्रेजिंग ना हो, ठीक है। इससे भी क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लग जाती है। अगर घास नहीं होगी, रूट्स नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो क्या मिट्टी बहुत लूज हो जाती है, वो इधर से उधर हवा के साथ, पानी के साथ बह जाती है, जो कि अच्छा नहीं होता। उसके अलावा जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पर भी कुछ ऐसे प्लांट्स लगाना, जैसे कि कैक्टस हो गया, इन सब से क्या होगा, वहां के जो सैंड ड्यून्स हैं, जो रेतीले ढेर हैं, वो भी अपनी जगह पर रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। आपने कभी सुना हो शायद, डेजर्ट में क्या होता है, जब बहुत तेज हवा चलती है ना, तो एक ऐसे ही पहाड़ यहाँ पर है, ठीक है, मिट्टी के, ये उड़ करके हवा के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं और यहाँ बन जाता है, फिर यहाँ फिर हवा चलेगी, फिर यहाँ से उड़कर यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इस तरह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। तो इसको भी रोकने के लिए हम फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में भी क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, वैसे प्लांट्स लगाए जो वहां पर सरवाइव कर सकें। वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, जो फालतू पड़ी हुई बंजर भूमियां हैं और जो फालतू ही पड़ी हुई हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहां पर, उनका मैनेजमेंट, वहां पर आप कुछ ऐसा करो जिससे वहां पर कुछ फायदा मिले हमें लैंड का, या तो वहां पर कोई इंडस्ट्रियल सेटअप हो जो हमारे डेवलपमेंट में वर्क करें, या फिर वहां पर किसी तरह से हम उसे न्यूट्रिएंट रिच बना सके, वहां पर क्रॉप्स ग्रो कर सकें, ऐसा कुछ किया जाए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंड हमने कवर कर लिया, ये वाला कवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल क्या होती है, मिट्टी। मिट्टी किस किस काम में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्रॉप्स एंड ट्रीज में काम आती है, बिल्डिंग्स में काम आती है, घर बनाने की काम आती है, ठीक है, और भी बहुत सारे यूज हैं इसके। देखो, सॉइल जो है अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, इसके नीचे फिर और बहुत सारी लेयर हैं, कई रॉक्स हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं कहीं पर, जैसे यहाँ बहुत बड़े बड़े रॉक्स होंगे, यहाँ थोड़े छोटे रॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पेड़ों और जानवरों का मलबा, कचरा, ये सब होगा। फिर उसके ऊपर ये सॉइल होती है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो सॉइल के अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। सॉइल कितने टाइप की होती है और हम उसे कैसे कैसे, कौन सी टाइप को कैसे कैसे यूज किया जाता है, मतलब कौन सी टाइप फर्टाइल होती है, कौन सी टाइप कहाँ मिलती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल को हमने 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है अलूवियल सॉइल, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी सॉइल होती है, और ये कहाँ मिलती है, हमेशा नदी, तालाब, झील के किनारों पर। जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, तो ये कहाँ से आ रही है, पहाड़ों से, ठीक है। अब ये इन पहाड़ों से क्या करेगी,
जब ये बहेगी तो यहाँ से ये इसमें से मिनरल्स को तोड़ तोड़ करके धीरे धीरे करके पत्थरों से और वहाँ की मिट्टी को धीरे धीरे समेट करके यहाँ लाती है और यहाँ ला करके वो यहाँ इसको छोड़ती रहती है थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो ये जो आसपास का एरिया होता है यहाँ पर सारी सॉइल इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पर अगर हम क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, वेजिटेशन करते हैं, तो ये सबसे अच्छा पार्ट होता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छे से उगती हैं। तो आपने देखा होगा नदियों के पास में ऐसे ऐसे बने रहते हैं और यहाँ पर क्रॉप्स उगी रहती हैं। ये क्यों? क्योंकि ये वाली मिट्टी जो होती है ये काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी हेल्प करती है एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में, न्यूट्रिएंट रिच होती है, फिर आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो जो एलुवियल सॉइल है ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स, ये सारी सेक्रेड रिवर्स, ये सारी हमारे पूजी जाती है ना ये रिवर्स, इन रिवर्स के आसपास हमें सारी एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, रिवर्स के आसपास हमें एलुवियल सॉइल मिलती है और ये हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है। ठीक है, सेकेंड है हमारी ब्लैक लावा सॉइल। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक लावा सॉइल। सबसे पहले तो इसका कलर ब्लैक होगा, फिर ये कैसे बनती है? लावा से। देखिए, जब कोई वॉल्केनो एरप्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए एक वॉल्केनो है, ठीक है, ठीक है, अब ये वॉल्केनो है, इसमें ये मॉल्टन स्टेट में अंदर न्यूट्रिएंट्स या मेटल्स भरे हुए हैं। अब ये इरेप्ट होता है, ये निकल करके सारा बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो ये गर्म हो रहा था लगातार, लेकिन अब बाहर आने के बाद ये क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होते ही ये एक सॉइल की, पहले तो पत्थर की, रॉक की, और फिर रॉक से सॉइल की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, और फिर ये कहलाती है ब्लैक लावा सॉइल। एक वॉल्केनो के वेस्ट से जनरेट हुई सॉइल, ये हमें क्या कहलाती है? ब्लैक लावा सॉइल। देखिए, ब्लैक लावा सॉइल जो है वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे कि कॉटन। जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है वहाँ कॉटन बहुत अच्छे से उगता है, क्योंकि कॉटन को जो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे ब्लैक लावा सॉइल में होते हैं। तो कॉटन एक अच्छा वो है, प्लांट है जिसको ब्लैक लावा सॉइल में अच्छे से उगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर रेड सॉइल। थर्ड है हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल जो होती है, ठीक है, फिर से आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अलुवियल सॉइल तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ मिलती है। ब्लैक लावा सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है डेक्कन ट्रैप रीजन में। हमारा जो पार्ट है डेक्कन ट्रैप रीजन, वहां पर ब्लैक लावा सॉइल हमें मिलती है। अब देखिए, साउथ ईस्टर्न पेनिनसुला में, देखिए जैसे ये हमारा इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान वगैरह हो गया, और ये, ठीक है, थोड़ा सा मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो साउथ ईस्ट पार्ट है हमारा, यहां पर हमें साउथ ईस्ट पार्ट में हमें मिलती है रेड सॉइल। साउथ ईस्टर्न पार्ट में, साउथर्न पेनिनसुला में। ठीक है, ये पेनिनसुला हो गया, 3 पार्ट जहां पर मिलते हैं हमारे। ठीक है, तो यहां पर हमें मिलती है रेड सॉइल, और ये कैसी होती है? रेड कलर की होती है। अब इसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, आयरन की वजह से ये रेड कलर में आ जाती है। ठीक है, फोर्थ है हमारी लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो होती है ये भी जो हमारी रेड ही कलर की होती है वैसे तो, लेकिन ये कम फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल। मतलब इसमें पेड़ पौधे का ज्यादा उगने का चांसेस कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थोड़ी रॉकी होती है।
थोड़े से दाने दाने होते हैं इसमें, थोड़ी सी मिट्टी नुमा नहीं होती है, थोड़ी सी रॉकी होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी मतलब रॉक्स होते हैं इसमें छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, मगर ये लेस फर्टाइल होती है। और इसका ये कहाँ मिलती है हमें? वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये हो गई हमारी लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट द लास्ट वन इज आर डेजर्ट सॉइल। आप देखिए डेजर्ट सॉइल, ये कौन सी सॉइल होगी? जो हमें डेजर्ट में मिलती है। डेजर्ट कहाँ है? हमारे राजस्थान में, ठीक है, और गुजरात के कुछ पार्ट में, ठीक है, यहाँ हमें मिलेगी डेजर्ट सॉइल। ये कैसी होती है? बिल्कुल भुरभुरी होती है, मतलब ऐसे हाथ में लेते हाथ से फिसलने लगती है। ये इतनी फाइन होती है, इतनी बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें, और वो क्या कहलाती है? डेजर्ट सॉइल। इसकी जो इसमें पानी की इतनी पोरस होती है, पोरस मतलब कि इसमें इतना गैप होता है, आप इसमें पानी डालेंगे नीचे से निकल जाएगा, ये पानी को होल्ड नहीं करती है, ठीक है, पानी को अपने अंदर नहीं समाती। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो पानी को अपने अंदर समेट लेती है ना, और सूखती नहीं है बहुत देर तक। जैसे काली मिट्टी आपने देखा होगा, उसमें पानी डाल दो, फिर 2-3 दिन उसको रहने दो, वो सूखेगी नहीं, है ना। लेकिन कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिनमें अपन पानी डालेंगे और पानी झट से नीचे से निकल जाता है, ठीक है, वो होती है पोरस। डेजर्ट सॉइल भी एक पोरस मिट्टी होती है, और इसका कलर कैसा आता है? येलो कलर। और ये कहाँ मिलती है? राजस्थान, गुजरात, इन डेजर्ट एरियाज में, ठीक है, येलो इन कलर। और लेटेराइट सॉइल कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है, ठीक है, और रेड सॉइल भी रेड कलर की होती है। लेकिन रेड सॉइल क्या होती है? लाल मिट्टी, थोड़ी चिकनी होती है और अच्छी होती है, फर्टाइल होती है। और ये रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। We will continue with the next part in next chapter, in next lecture. Okay, thank you.